हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, इलाइट कंपटीशन में सनफ्लावर बंदे के साथ में काफी डेडली बैटल हुआ था और इसके बाद में तांग सांग रिकवर करने के बाद ये टीम बैटल में वापस से टाइम क्रोकोडाइल मॉन्स्टर के साथ में फाइट करता है और इस फाइट में ये इसके ब्लड को काफी एब्जॉर्ब करता है और ये इजिली इस फाइट को जीत गया था। अब आगे तांग सांग अब जीरान को कांटेक्ट करता है और कहता है आप कहाँ पे हो। ये तांग सांग के आवाज को सुनकर पूछता है तुम इस टीम बैटल में पार्ट क्यों ले रहे हो। इस पे ये कहता है ये काफी लंबा स्टोरी है। उस दिन में साइन अप के टाइम पे सिटी लॉर्ड से मिल सका था और एक थिंग्स के बाद एक थिंग होता गया और मैं इस कंपटीशन में फाइट कर रहा हूँ। ये जीरान को मिलने को कहता है। अब ये सुनकर ये बाहर में आता है तांग सांग से मिलने के लिए। ये दोनों एक हॉर्स कार्ट में बैठकर जाने लगते हैं लिंक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर। ये भी इन 2 दिनों में शूरा के मैच को देख रहा था, खास करके कल के मैच को। जब ये देखा कि कैसे शूरा सनफ्लावर क्लैन के बंदे से फाइट कर रहा था, ये समझ गया कि शूरा काफी पावरफुल है और ये एक पल के लिए डाउट भी करने लगा कि क्या शूरा सच में एक ह्यूमन ही है ना। जीरान सबसे ज्यादा हैरान इस बात से है कि शूरा पीकॉक डेमन किंग की बेटी मी गोंजी के साथ में टीम बैटल कर रहा है। इससे ये समझ सकता है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन भी काफी अच्छा होगा, तभी तो ये दोनों एक साथ में फाइट भी कर रहे हैं। अब ये कहता है ब्रदर शूरा तुमने कॉन्टेक्ट क्यों किया। इस पर शूरा कहता है मैं अपने टीम मेट्स के लिए कुछ गुड टिकट्स को लेना चाहता हूँ। ये सुनकर ये भी स्माइल करता है और कहता है ये तो काफी छोटी बात है, वैसे स्टेडियम में सीट काफी फुल चल रहे हैं मगर हमारे पास अभी भी कुछ सीट्स हैं तो अरेंज हो सकता है। इस पर तांग सांग से थैंक्स कहता है। ये सुनकर ये कहता है तुम्हें नहीं पता कि जब से तुमने कंपटीशन में टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को यूज कर एनिमी को डिफीट कर रहे हो, इससे इस फॉर्मेशन का डिमांड भी काफी इंक्रीज कर गया है और हमें काफी सारे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं मगर इसका सप्लाई काफी कम है। अगर हो सके तो फिर मास्टर से बात करो इस बारे में और उन्हें थोड़ा ज्यादा बनाने को बोल दो। अब ये टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन ये काफी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। इस पर तांग सांग से कहता है चिंता मत करो, इसका पैसा इंक्रीज होने दो, मैं मास्टर को बोल दूंगा। तांग सांग को जो पैसा मिला था ब्लड फॉर्मेशन को सेल करने से ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, फिर इसे भी थोड़ा और पैसे कमाना होगा। तांग सांग कहता है तुम्हें तो पता ही है मास्टर काफी बिजी होते हैं, अभी ये ज्यादातर ब्लड फॉर्मेशन पे ही काम कर रहे हैं और मैं उन्हें ज्यादा तंग भी नहीं करता मगर मैं उनसे बात करता हूँ इस बारे में। दोनों अब लिंक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आ जाते हैं। ये दोनों थोड़ा बात करते हैं। फिर जीरान कहता है ब्रदर तुम्हें इस कॉम्पिटिशन के बेनिफिट के बारे में तो पता ही है, अभी तुम सबको एक ग्रुप में डाल दिया गया है और जिस ग्रुप में तुम फाइट कर रहे हो अगर तुम इस ग्रुप में जीत जाते हो फिर और अपने स्किल को प्रूव करते हो फिर कोई भी पावरफुल मॉन्स्टर क्लैन और फैमिली तुम्हें हायर कर सकते हैं और वो तुम्हें सेलेक्ट कर सकते हैं अपने फैमिली या क्लैन में। जो भी मॉन्स्टर अपने स्किल को प्रूव करता है उन्हें अपने क्लैन में काफी रिस्पेक्ट भी मिलता है। जो भी इसमें पार्ट लेते हैं वो ज्यादातर 9 टियर पे ही होते हैं मगर 9 टियर से एक गॉड लेवल पे जाना इसके लिए काफी ज्यादा रिसोर्सेज भी लगता है और हर मॉन्स्टर क्लैन में रिसोर्सेज काफी लिमिटेड होते हैं। तो फिर जो खुद को प्रूव कर पाता है वो इन रिसोर्सेज को गेन कर पाता है। अगर कोई टॉप 16 में चला जाता है इस कंपटीशन में फिर उसे काफी पावरफुल फैमिलीज भी अपने फैमिली में शामिल कर सकते हैं और साथ ही कुछ डीमन एम्परर भी आगे आते हैं उसे सेलेक्ट करने के लिए और अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को उसे प्रोवाइड करते हैं। ये कहता है पहले जब तुम अरीना में फाइट कर रहे थे एक ह्यूमन होने के कारण से तुम सब काफी सारे ह्यूमंस को इन्फ्लुएंस कर रहे थे जिससे बेकार में प्रॉब्लम भी हो सकता था। इस कारण से ही तुम्हें काफी मॉन्स्टर किल करना चाहते थे मगर जबकि तुम सब एक नोबल बन चुके हो और यहाँ पे तुम किसी भी ह्यूमन को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हो फिर उस जैसा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर तुम टॉप पोजीशन को हासिल कर सको और एम्परर ट्रेनिंग को पा सको फिर तुम्हें काफी बेनिफिट भी होगा, साथ ही इससे कैडी सिटी को भी काफी बेनिफिट होगा। तांग सांग कहता है अगर मैं एक ह्यूमन हूँ मुझे कौन वैल्यू करेगा। इस पे ये कहता है ऐसा नहीं है, तुमने काफी पावरफुल मॉन्स्टर को अब तक डिफीट किया है, अगर तुम फ्यूचर में डीमन गॉड किंग लेवल पे चले जाते हो फिर दूसरे एम्परर भी तुम्हें रिस्पेक्ट जरूर करेंगे जबकि इस लेवल पे अब तक कोई भी ह्यूमन नहीं जा सका है। ये सुनकर ये कहता है ठीक है मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा। जीरान कहता है तुम टीम बैटल में फाइट कर रहे हो, अगर तुम मी गोंजी का हेल्प कर सको उसे टॉप पे ले जाने में इससे कैडी सिटी को काफी बेनिफिट भी हो सकता है जबकि वो लॉर्ड की बेटी है। तो फिर तांग सांग कहता है ठीक है मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। जीरान कहता है मी गोंजी वो अपने ब्रदर और सिस्टर से काफी डिफरेंट है, वो इस एज में ही काफी पावरफुल बन सकी है, वो डेफिनेटली आगे जाकर पीकॉक रेस के ग्लोरी को हासिल जरूर करेगी। जीरान से बात करने के बाद तांग सांग वापस से ये माउंटेन पे चला जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। जब से इसने कॉर्प्स डिवार के ब्लड को फ्यूज किया है इसका येन एंड यांग का पावर भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तांग सांग के बॉडी के अंदर 2 सेपरेट वॉर्टेक्स भी बन चुका है येन और यांग का और इसके एनर्जी लेवल को देखकर ये कहा जा सकता है कि ये अभी 7 टियर पे ही है। अगर इसे अपने येन एंड यांग लेवल को इंक्रीज करना है और अगर तांग सांग इसे 9 टियर तक कल्टीवेट करना चाहता है फिर उस टाइम पे तांग सांग इसे हैंडल भी नहीं कर सकेगा। तांग सांग को पहले अपने ब्लू सुपर एम्परर को इंप्रूव करना होगा तब जाकर ये उस तरह के पावर को भी कंट्रोल कर सकेगा। तांग सांग सोचता है इसका ब्लू सिल्वर एम्परर का कभी कल्टीवेशन ज्यादा इंप्रूव नहीं हो रहा, इसे एक सोल्यूशन को फाइंड करना होगा। ये सोचता है अगर ये येन एंड यांग पावर को फुल्ली ब्लू सिल्वर एम्परर से मर्ज कर सका फिर ब्लू सिल्वर एम्परर पहले से काफी पावरफुल भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग भी बन जाएगा, जो कि पहले भी ये करने का ट्राई भी कर चुका था मगर उस टाइम पे ये फेल हो गया था
और उस टाइम पे ब्लू सिल्वर एम्परर ऑलमोस्ट ही डिस्ट्रॉय हो गया था। तांग संग सोचता है अभी ये ऐसा नहीं कर सकता, इसे अपने येन एंड यांग लेवल को इंक्रीज करना है और पहले इसे पूरी तरह से स्टेबल करना होगा, तभी जाकर ये दो डिफरेंट एनर्जीज को एक साथ में फ्यूज भी कर सकेगा और शायद यही इसका की भी बने एक गॉड लेवल पे जाने के लिए भी। माउंटेन पे ट्रेनिंग खत्म कर ये होटल के रूम में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अभी अपने टीममेट्स को टिकट देता है और कहता है वहाँ पे अपने पावर को यूज मत करना, किसी भी मॉन्स्टर को वहाँ पे चेक करने के लिए ध्यान से वहाँ पे रहना। दू भाई भी जाना चाहता था मगर ये जा नहीं सकता है। इसके फेस को देखकर तांग संग कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट को रेडी करूंगा, मगर उससे पहले तुम्हें काफी हार्ड वर्क भी करना होगा और अपने फिजिकल पावर को तुम्हें इंप्रूव करना है। मेयर भी इनके साथ में होते हैं और ये कंपटीशन के लिए निकलते हैं। यहाँ पे आकर स्टेडियम में अपने सीट पे ये लोग बैठ जाते हैं। इधर तांग सांग है वेटिंग रूम में जाता है बिग कैट और मी गोंजी के पास में। मी गोंजी सुरा को कहती है तुम्हें इस कंपटीशन में टॉप 16 में आना ही है। ये सुनकर तांग सांग भी काफी मोटिवेटेड हो जाता है और कहता है हाँ बिल्कुल मैं ट्राई करूंगा। इस पे बिग कैट कहता है तो फिर तुम मुझे भी डिफीट कर दोगे इसमें इस कंपटीशन में। ये सुनकर तांग सांग स्माइल करता है और कहता है अगर हम तीनों इंडिविजुअल कंपटीशन में टॉप 16 में जाने से पहले एक दूसरे से नहीं मिले तो फिर अच्छा रहेगा। टॉप 16 में जाने के बाद अगर मैं तुम दोनों में से किसी से भी फाइट करूंगा फिर मैं गिव अप कर दूंगा, सो डोंट वरी। अगर तुम दोनों आपस में मिलते हो तो तुम दोनों फाइट कर सकते हो अपने स्किल को यूज करके। तांग संग सोचता है कि अविला को यूज करने से ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, इससे दूसरों को इस पे शक भी हो सकता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग बंदे से फाइट करता है फिर ये मी गोंजी के कंपटीशन को ही खत्म कर रहा होगा, तो ये एक तरह से अच्छा भी बात है। ये अपने लक एनर्जी को तभी यूज करेगा जब ये सेमीफाइनल्स में चला जाएगा ताकि इसे इन दोनों में से किसी से भी फाइट ना करना पड़े। मी गोंजी कहती है टोटल 15 प्लेयर कंपटीशन से निकल गए हैं, ये हार माननी है, ये अपना नाम को वापस ले चुके हैं और ये हार मान चुके हैं। इस साल जबकि टीम बैटल भी हो रहा है फिर ज्यादातर कैंडिडेट है अपने इंडिविजुअल फाइट को छोड़कर टीम बैटल पे ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं और वहाँ पे रिवॉर्ड्स भी काफी ज्यादा अच्छा है। तो फिर जो भी टीम बैटल में फाइनल्स पे जाएंगे उसे काफी अच्छा रिवॉर्ड और टोकन भी मिलने वाला है। डीमन एम्पायर से तांग संग वेटिंग रूम में ये यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर और घोस्ट को देखता है और इन्हें देखने के बाद ये सोचता है शायद मेरा नेक्स्ट राउंड में एक घोस्ट क्लैन के बंदे से फाइट करूं, इसका चांस भी मुझे ज्यादा लग रहा है और अगर ऐसा होता है फिर ये प्लांट स्किल को गेन भी कर सके। तांग संग अब स्टेज पे जाता है, अब इसका भी बारी आ चुका है फाइट करने का। जब ये स्टेज पे आ जाता है फिर ये अपने ओपोनेंट को देखता है और कहता है फिर से एक और पावरफुल ओपोनेंट मुझे मिल गया। ऐसा लगता है कि थर्ड ग्रुप में सिर्फ पावरफुल मॉन्स्टर ही भरे हुए हैं, जैसे कि ये थर्ड ग्रुप एक डेथ ग्रुप हो। मेरा किस्मत ही खराब है, ये कोई स्पिरिट नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है जो कि ह्यूमन की तरह दिख भी रहा है और साथ ही ये काफी पावरफुल भी है। ये एक बिहीमत मॉन्स्टर है, ये मॉन्स्टर बिहीमत क्लैन से आते हैं। इनके रेस में एक डीमन एम्परर भी बना है जो कि 4th रैंक का डीमन एम्परर भी है और इनका क्लैन है डिफेंस में काफी फेमस भी है। कहा जाता है कि इनके डिफेंस को ब्रेक भी नहीं किया जा सकता है, इन्हें स्काई स्प्लिटिंग क्लैन भी कहा जाता है। इधर बिहीमत ये तांग संग को देख रहा है और ये सोचता है इस लड़के ने काफी पावरफुल एनिमी को डिफीट किया है पहले और ये इसे इग्नोर भी नहीं कर सकता है, तो ये भी इसे काफी केयरफुल होता है। बिहीमत क्लैन में सभी का बॉडी भी काफी हार्ड होता है, इस कारण से ही इनके डिफेंस को भी कहा जाता है कि कोई भी इन्हें ब्रेक नहीं कर सकता। इन्हें इनविंसिबल भी कहा जाता है। जबकि ह्यूमन का बॉडी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता फिर इस जैसे मॉन्स्टर का सामना भी करना काफी डिफिकल्ट होने वाला है तांग संग के लिए। इनका फाइट भी अब स्टार्ट होता है और ये बिहीमत जंप कर अटैक करने आगे जाता है। इसके बड़े बड़े एयर में पंजे को भी देखा जा सकता है। तांग संग तुरंत टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज कर साइड में हट जाता है। तुरंत ही अब इसका स्काई ब्रेकिंग हैमर इसके हाथ में आ जाता है और ये अपने मीटियोराइट अटैक से अटैक करता है। इसमें वाइन्स को भी ऐड कर ये अटैक करता है। इधर ये देखकर बिहीमत अपने 5 शार्प ब्लेड को कॉल करता है और कॉल कर अटैक करता है। हिट होते ही हैमर बाउंस बैक होता है। तांग संग भी समझ जाता है कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे से भी फाइट कर रहा है, अब तक इसने इस जैसे बंदे से फाइट नहीं किया है। ब्लेड से हिट होने के कारण से ब्लू सिल्वर एम्परर का वाइन्स भी कट हो जाता है। तांग संग जानता है कि इसका ऑफेंसिव और डिफेंसिव स्किल दोनों ही काफी अच्छा है। इसके पंच ऐसे हैं जैसे कि ये किसी भी थिंग को चीर फाड़ सकते हैं। अगर इसे डिफीट करना है फिर कोई और रास्ता फाइंड करना होगा, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। तांग संग का बॉडी से गोल्डन लाइट भी आना स्टार्ट होता है और इसके पीछे से जंपिंग फ्लाइंग विंग्स निकल कर सामने आता है। ये देखकर ऑडियंस में चैंग जी भी काफी सरप्राइज है। ये भी सोचती है कि तांग संग फ्लाई भी कर सकता है और खास करके इसके पास में जंपिंग स्किल कहां से आ गया है। दूसरे ऑडियंस भी सोच रहे हैं कि इसके पास में किस तरह का ब्लड लाइन है, क्योंकि जब से ये इस कंपटीशन में फाइट कर रहा है ये टाइगर और लायन के पावर को यूज कर रहा है, लाइगर क्लैन के ब्लड लाइन को यूज कर रहा है। ऑडियंस भी सोचते हैं कि इस ह्यूमन के पास में 2 ब्लड लाइन हो सकता है। इधर बिहीमत भी इस सीन को देखता है और ये कहता है लाइगर ब्लड लाइन और जिंगफिंग ब्लड लाइन, इसके पास में ये दोनों ही ब्लड है। ऑडियंस में भी काफी पावरफुल मॉन्स्टर है और ये सोचते हैं जबकि लाइगर क्लैन से एक बंदा भी फाइट कर रहा है और उसका ब्लड का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है, क्या इसके पीछे में ये ह्यूमन का हाथ हो सकता है, क्योंकि इसके पास भी 2 ब्लड लाइन है और इसका पावर भी वीक नहीं लग रहा। कुछ तो गड़बड़ है, इसे इन्वेस्टिगेट करना होगा और पता करना होगा कि इसके पीछे में क्या है। इधर तांग संग के पास भी इस बार कोई और चारा नहीं होता, इस कारण से ये अपने सेकंड ब्लड लाइन को भी शो किया है। ये स्पेस पावर को फॉर्मेशन के साथ में यूज कर सकता है, तो फिर ये पीकॉक रेस के ब्लड लाइन को शो नहीं करने वाला है। इसका मतलब ही कुछ नहीं होगा। ये टाइम स्किल को भी शो नहीं कर सकता है और न ही ये लक एनर्जी को यहाँ पे शो कर सकता है। ब्लू सिल्वर एम्परर को ये यूज नहीं कर सकता है, जबकि यहाँ पे
पे ब्लू सिल्वर एम्परर काम नहीं करेगा तो फिर इस ओपोनेंट के सामने में बीहमत को डिफीट करने में प्लांट स्किल काम नहीं आने वाला है। और जबकि अभी ब्लू सिल्वर एम्परर स्किल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा तो फिर इस कारण से भी ये फ्लाइंग स्किल का यूज करने का सोचता है। एयर में ये काफी एडवांटेजेस को गेन कर सकता है। मी गोंजी भी इस कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रही है, इसे भी आगे जाकर अपने सेकंड ब्लड लाइन को शो करना पड़ सकता है। तांग संग वैसे तो इसमें पार्ट नहीं लेना चाहता था, जबकि मी गोंजी इसमें पार्ट ले रही थी, फिर ये भी पीछे ना रह सका और ये भी बीहमत से फाइट कर रहा है। बीहमत को डिफीट कर ये उसके कॉम्पिटिशन को भी खत्म कर सकता है। इस टाइम पे तांग संग के पूरे ही टीममेट हैरान होते हैं। इधर बिग कैट भी सरप्राइज है। सभी इसलिए सरप्राइज है क्योंकि ये सब सोच रहे हैं कि तांग संग के पास है एक ही ब्लड लाइन है ना, मगर ये एक से ज्यादा स्किल को यूज कर सकता है। तांग संग और बीहमत दोनों वापस से फाइट करना स्टार्ट करते हैं। फ्लाइंग स्किल के कारण से तांग संग अब बीहमत के अटैक को डॉज कर पा रहा है एयर में आसानी से, और साथ ही ये एयर में डैश कर इसके करीब भी जा सकता है। इधर चैंग जी भी काफी सरप्राइज होकर इस मैच को देख रही होती है। ये देखती है कि तांग संग जिम्पिंग स्किल का कैसे यूज कर रहा है और ये इसका यूज कर कैसे अपने ओपोनेंट को डिफीट कर सकेगा, जबकि ये भी इस स्किल को यूज करती है। तो फिर इधर बीहमत इसकी आंखें भी लाल हो जाते हैं और इसके बॉडी से येलो लाइट भी शाइन करता है। इसका ब्लड थ्रस्ट स्किल भी निकल कर सामने आता है। इस स्किल को यूज करने के बाद इसका फाइटिंग स्किल भी काफी इंप्रूव हो जाता है और इस स्टेट में ये काफी पावरफुल भी हो जाता है। ये अपने पावर से एयर में काफी बड़ा सा नेट को क्रिएट कर लेता है। इस तरह का पावर एक डीमन किंग के लेवल के बराबर है। इस टाइम पे तांग संग लाइगर के रिपल्सिव स्किल का भी यूज करता है अटैक को रिपेल करने के लिए। तांग संग अपने गोल्डन विंग्स का एयर में यूज कर रहा होता है डॉज करने के लिए। इधर बीहमत ये अपने वार ट्रेवलिंग स्किल को यूज करता है। गोल्डन मैन मुझे डीमन के अलावा ये स्किल को ये भी यूज कर सकता है। ब्लड लाइट इसके बॉडी से निकलता है जो कि ऊपर एयर में शूट होता है। इधर तांग संग एयर में अपना ग्रेटेस्ट फ्लाइंग स्किल को शो कर रहा है। इसका फ्लाइंग स्किल को देखकर और इसके डॉजिंग स्टाइल को देखकर चैंग जी भी सोचती है ये एयर में इस तरह से करतब है कैसे करके दिखा सकता है। इन अटैक को डॉज नहीं किया जा सकेगा, ये भी एयर में इस तरह से इन अटैक को डॉज नहीं कर सकेगी। चैंग जी भी सोचती है दूसरे मॉन्स्टर जो फ्लाई कर सकते हैं ये मॉन्स्टर भी यहाँ पे अरीना में इस फाइट को देख रहे होते हैं और ये भी सोचते हैं इस तरह से भी डॉज किया जा सकता है, क्या ये पॉसिबल भी है। ऑडियंस देखते हैं कि ऊपर एयर में सिर्फ गोल्डन लाइट ही साइन कर रहा है। जब तांग संग फ्लाई करता है फिर इसके पीछे विंग से ये लाइट निकलता है जो कि काफी सुंदर भी दिख रहा है। सभी समझ रहे होते हैं कि ये बीहमत तांग संग के करीब क्यों नहीं जाना चाहता है। ये जानते हैं कि अगर ये इसके करीब में चला गया फिर ये बचने वाला नहीं है। टाइम क्रोकोडाइल मॉन्स्टर का जो हुआ था इसका भी वही हालत हो सकता है। इस टाइम पे तांग संग सिर्फ अपने फ्लाइंग स्किल का यूज कर इसे डॉज कर रहा है और ये बीहमत है ये तांग संग पे वॉर ट्रेवलिंग अटैक से अटैक कर रहा है। स्टेडियम में माओ वेन भी बैठ कर इसे देख रहा है अपने फादर के साथ में और ये भी सरप्राइज है। इधर बीहमत है ये इस टाइम पे ब्लड थर्स्टी स्टेट में है और धीरे धीरे ये स्टेट भी खत्म हो रहा है। ये अपने पावर का काफी ज्यादा यूज भी कर चुका है मगर ये तांग संग को अभी तक में डिफीट नहीं कर सका है। इस कारण से भी ये काफी ज्यादा थक भी चुका है। तुरंत ही जब बीहमत इसका बॉडी फूलने लगता है और इसका मसल भी पहले से और भी बढ़ जाते हैं और साइज भी इसका इंक्रीज कर जाता है। ये अपने पंजे का यूज कर क्लाउ स्टॉर्म अटैक करता है। काफी पावरफुल तूफान निकल कर सामने आता है जो कि ऐसा लगता है कि पूरे थिंग को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर एक ड्रैगन फैमिली से अटैक का सामना करे फिर वो भी काफी इंजर हो सकता है। इस जैसे अटैक से इस जैसे पावरफुल मॉन्स्टर से सिर्फ एक फर्स्ट क्लास ब्लड लाइन वाला मॉन्स्टर ही फाइट कर सकेगा। तांग संग को डिफीट करने के लिए बीहमत ये नेक्स्ट मैच के बारे में भी सोच नहीं रहा। इस कारण से ये इस तरह का पावरफुल अटैक भी कर रहा है। इस मैच में ये अपना पूरा जान लगा दिया है मगर इससे इसका ही पावर धीरे धीरे खत्म भी होता जा रहा है और ये वीक भी हो रहा है। इधर तांग संग इस टाइम पे इसका अटैक को डॉज कर रहा है। माओ वेन कहता है ये अटैक काफी स्ट्रॉन्ग है, क्या ये इस अटैक को भी रोक सकेगा। एट दिस टाइम स्काई में सिर्फ दो ही कलर को देखा जा सकता है, एक तो ब्लड कलर जो कि नीचे से ऊपर की ओर राइज कर रहा है और दूसरा गोल्डन कलर जो कि तांग संग के पीछे से निकल भी रहा है। रेड कलर को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि ये गोल्डन कलर को स्वॉलो करना चाहता है। इस समय में सभी अपने सांसों को होल्ड कर इस फाइट को देख रहे हैं। इस टाइम पे देखा जा सकता है कि बीहमत कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। ऊपर स्काई में जोरदार एक्सप्लोजन होता है और ये एक्सप्लोजन करीबन 10 मिनट तक रहता है। स्काई में तांग संग के पीछे ही एक्सप्लोजन हुआ भी था और ये अपने विंग्स का यूज कर इससे दूर भी निकल गया था मगर इस ब्लास्ट का इफेक्ट भी काफी तांग संग पे पड़ा भी है। ये तुरंत अपने मेटल पावर से अटैक कर देता है। मेटल पावर से हिट होते ही बीहमत फील करता है कि इसका माइंड ब्लैंक हो चुका है और इसके दिमाग में कुछ भी सूझ नहीं रहा, बस इसका आंखें खुला होता है मगर ये कुछ देख भी नहीं पा रहा। तुरंत तांग संग इसके पास में आ जाता है और इसके चेस्ट पे अपना हाथ को रख देता है। तांग संग भी जानता है कि इसके पास में डिफेंस अटैक, वाटर ट्रेमलिंग, ब्लड थर्स्टी ये सब स्किल ये यूज कर सकता है और इस जैसा ब्लड को ही तांग संग भी सॉलो करना चाहता है कि एक ब्लड में काफी सारे स्किल्स भी इसे मिल सके। तांग संग अपना स्वान गॉन्ग का यूज कर अब सॉलो करना स्टार्ट करता है हाई स्पीड में। हालांकि तुरंत ही बीहमत होश में आ जाता है और ये रेसिस्ट करना भी स्टार्ट करता है। तांग संग से वापस से मेंटल शॉक देता है और इसके ब्लड को डिवॉल्व करना जारी रखता है। रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई एक प्लेयर फाइट करने की हालत में ना रहे तो फिर ये मैच भी खत्म हो सकता है, लेकिन अभी ये हार भी नहीं माना है और ये अभी भी खड़ा ही है। इनका मैच भी अभी भी जारी है। इस कारण से तांग संग इसके ब्लड को अभी भी डिवॉल्व कर रहा है। टोटल 20 सेकंड तक तांग संग इसके ब्लड को डिवॉल्व किया है और ये
हिम्मत 9th ईयर के पीक पे है। जब तांगसंग से छोड़ देता है फिर इसका मुंह से काफी ब्लड भी आता है और ये नीचे जमीन पे धड़ाम से गिरता है। इस टाइम पे तांगसंग के बॉडी में इसका ब्लड आकर स्टोर हो जाता है और ये सोचता है इसे काफी टाइम लगने वाला है इस तरह के ब्लड को एब्जॉर्ब करने में। तांगसंग के मुंह से भी ब्लड आता है। इस टाइम पे तांगसंग का इंजरी भी कोई फेक इंजरी नहीं है, जबकि ये 3 स्किल को इस फाइट में यूज कर रहा था। इस मैच में इसने काफी पावरफुल अटैक का सामना भी किया है। फिर ये तो इंजर तो होने ही वाला था। इस टाइम पे ऑडियंस भी काफी सरप्राइज होते हैं और तांगसंग को सभी नोटिस करने लगते हैं। तांगसंग को इतना अटेंशन इसलिए भी मिलता है क्योंकि ये जिन भी ओपोनेंट से फाइट किया है ये सभी काफी पावरफुल थे और ये इन्हें डिफीट भी किया है। फाइट में रेफरी तांगसंग को विनर अनाउंस कर देता है। तांगसंग अब वेटिंग रूम की ओर जाने लगता है। इस टाइम पे जो भी वीआईपीज है वीआईपी रूम में बैठे हुए थे ये अब तांगसंग के बारे में इंक्वायरी करना स्टार्ट कर चुके हैं। वेटिंग रूम में पीकॉक डेमन किंग भी आ जाते हैं। ये तांगसंग का वेट कर रहे थे। तांगसंग इन्हें देखता है और ये भी नहीं समझ पाता कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मगर जब पीकॉक डेमन किंग इसे देखते हैं फिर ये तांगसंग को अपने साथ में आने को कहते हैं और एक स्पेस पोर्टल को ये ओपन करते हैं और तांगसंग को अपने साथ में लेकर चले जाते हैं। तांगसंग एक रूम में आ जाता है। तांगसंग यहाँ पे आकर बैठ जाता है। पीकॉक डेमन किंग कहते हैं तुम काफी सीक्रेट्स को हाइड करते हो। इस पे तांगसंग कहता है सभी के पास अपना अपना सीक्रेट्स होता ही है छुपाने के लिए। इस पे ये कहते हैं हाँ ये सही है, सभी का होता है। तो तुम साल्वेशन अकेडमी से बिलोंग करते हो। ये सुनकर तांगसंग भी काफी सरप्राइज हो जाता है कि क्या ये साल्वेशन अकेडमी के बारे में भी जानते हैं। इन्हें कब पता चल गया। ये कहते हैं मेरी बेटी और मेरी वाइफ दोनों ही इसका हिस्सा है तो मुझे तो पता होगा ही। ये सुनकर तांगसंग और भी सरप्राइज होता है कि इन्हें पता है कि वो दोनों भी इसमें शामिल हैं। मगर फिलहाल तांगसंग शांत हो जाता है और ये नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। ये कहते हैं मैं तुम्हारे बॉडी की ऑरा को देखकर बोल सकता हूँ कि तुम 20 साल से ज्यादा बड़े नहीं होगे या फिर तुम इससे भी कम होगे, मगर तुम्हारे पर्सनालिटी को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी ओल्ड मैन जो कि 1000 साल जी चुका है मैं उससे बात कर रहा हूँ। तांगसंग कहता है मैं इस थिंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इस पे पीकॉक डेमन किंग कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन साल्वेशन अकेडमी में है और कौन साल्वेशन अकेडमी में किस रैंक पे है, लेकिन ह्यूमन बीइंग इनके पास में खुद का एबिलिटी नहीं है। ये मॉन्स्टर के ब्लड पे ही डिपेंड रहते हैं खुद के कल्टीवेशन के लिए। तो फिर क्या हो तुम। तांगसंग सोचता है ये सही है, बिना डीमन गॉड चेंज के इस वर्ल्ड में ह्यूमन से बिल्कुल ही बेकार है। आखिरकार इसकी मदर भी इस वर्ल्ड में इस कारण से ही मारी गई थी क्योंकि उनका कोई भी वैल्यू नहीं था इस वर्ल्ड में। पीकॉक डेमन किंग कहते हैं मी गॉन्जी की मदर ये काफी अच्छी है, मैं अपने लाइफ में सिर्फ इसे ही लव करता हूँ। इस कारण से ही मी गॉन्जी मेरे क्लैन की हेड भी बनने वाली है। ये कहते हैं मैंने सुना है कि तुम्हारे कारण शेक टीम में जो बाकी भी थे ये नोबल बन चुके हैं और तुम्हें एंसेस्ट्रल कोर्ट तंग कर रहा था, मगर चिंता मत करो मैंने सभी प्रॉब्लम को ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है तो कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं होने वाला है उनके तरफ से। तांगसंग ये सुनकर इन्हें थैंक्स कहता है। ये कहते हैं मैंने इसलिए ये किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे क्लैन में ह्यूमन वेसल बन जाओ और तुम कंप्लीटली मुझे सरेंडर कर दो। मेरा रेस तुम्हें सपोर्ट करेगा ताकि फ्यूचर में तुम एक गॉड लेवल पे भी जा सको। गॉड बनने के लिए काफी रिसोर्सेज चाहिए होता है, तुम्हें ये तो पता ही होगा। तांगसंग की बातों को सुनने के बाद ये कहता है मैं आपको सरेंडर नहीं कर सकता। ये सुनकर ये भी सरप्राइज होते हैं। पीकॉक डेमन किंग ने सोचा नहीं था कि तांगसंग इन्हें डायरेक्टली मना कर देगा। तांगसंग कहता है मैं ऑलरेडी किसी को सबमिट कर चुका हूँ। तांगसंग कहता है मैंने कसम खाया है मी गॉन्जी को प्रोटेक्ट करने का। पीकॉक डेमन किंग सोच रहे थे कि अगर ये तांगसंग के जैसे वॉरियर को अपने क्लैन में ले सके फिर इनका क्लैन के लिए काफी बेनिफिट भी हो सकता है, मगर ऐसा हो नहीं रहा। ये कहते हैं मैं अभी हेड हूँ पीकॉक रेस का और तुम मी गॉन्जी को फॉलो करना चाहते हो, मुझे नहीं। इस पर तांगसंग कहता है क्योंकि आप मरने वाले हो और वैसे भी मी गॉन्जी आपकी क्लैन की हेड बनने वाली है और मैं मी गॉन्जी को पसंद करता हूँ। पीकॉक डेमन किंग कहते हैं तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें अभी किल नहीं करूंगा। इस पे तांगसंग कहता है मैं जानता हूँ इस बात को और वैसे भी मैंने ही लाइगर क्लैन के ब्लड प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ये सुनकर पीकॉक डेमन किंग काफी सरप्राइज होते हैं। इन्होंने भी बिग कैट के फाइट को देखा है और ये जानते हैं कि उसका ब्लड अब फर्स्ट क्लास ब्लड लाइन हो चुका है। ये तुरंत ही कहते हैं मैं तुम्हारे रिलेशन मी गॉन्जी के साथ में और सभी बातों को मानने को रेडी हूँ, मगर तुम्हें एक थिंग को प्रॉमिस करना होगा। फ्यूचर में जब मी गॉन्जी हेड बन जाएगी और अगर तुम दोनों शादी करते हो फिर उस टाइम पे तुम्हारे बच्चे होते हैं फिर तुम कभी भी अपने बच्चों को पीकॉक डेमन रेस का हेड नहीं बनाओगे। उस टाइम पे तुम मेरे क्लाइन से ही किसी को चुनोगे हेड बनने के लिए। ये सुनकर तांगसंग स्माइल करता है और कहता है डोंट वरी, फ्यूचर में अगर मैं उससे शादी करता हूँ और अगर मेरे बच्चे होते हैं फिर हम यहाँ पर रुकने वाले नहीं है, हम कहीं और चले जाएंगे। ये सुनकर पीकॉक डेमन किंग को तांगसंग के बात पे विश्वास हो जाता है। तांगसंग इनसे अब इनके हेल्थ के बारे में पूछता है कि आप सही नहीं हो और अगर फ्यूचर में जिंगफिंग डेमन एम्परर आते हैं उसका सामना कौन करेगा। इस पे ये कहते हैं तुम सही हो, मैं मर रहा हूँ। अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है फिर उस टाइम पे तुम्हें मी गॉन्जी का हेल्प करना होगा और एंसेस्टर कोड का अप्रूवल लेना होगा, तभी सब कुछ सही हो सकेगा। उस सिचुएशन में तांगसंग भी अभी इनके सामने में खुलकर बात कर रहा है। इनके प्रेशर में ये दबता नहीं है। जब ये दोनों बात कर रहे थे पीकॉक डेमन किंग को ऐसा लग रहा है कि ये अपने से किसी बराबर के पर्सन से बात कर रहे हो। इस बातचीत के दौरान तांगसंग को पता चलता है कि पीकॉक डेमन किंग के पास में कोई ट्रम्प कार्ड है जिसका ये यूज कर सकते हैं जिंगफिंग डेमन एम्परर के साथ में फाइट में अगर वो अटैक करता है तो फिर। मगर वो ट्रम्प कार्ड क्या है ये तो समय आने पे ही पता चल सकता है। पीकॉक डेमन किंग तांगसंग को कहते हैं ठीक है तुम कहाँ पर रुके हो, मैं तुम्हें वहाँ पर सेंड कर देता हूँ। ये दोनों अब व्हाइट टाइगर होटल के बाहर में आ जाते हैं टेलीपोर्टेशन का यूज करके।
करके तांगसंग अब मी गोंजी को कांटेक्ट करता है। इस पे ये कहती है तुम कहाँ पे हो, अभी कहाँ चले गए थे। तांगसंग कहता है मैं तुम्हारे फादर के साथ में था। ये सुनकर ये भी काफी सरप्राइज होती है कि वो क्या चाहते हैं सुरा से। इस पे ये कहता है वो चाहते थे कि मैं कसम खाऊं पिकॉक रेस के लिए और उन्हें सरेंडर कर दूं, मगर मैंने उन्हें मना कर दिया। तांगसंग से कहता है चिंता मत करो, वो चले गए हैं, मैं हमेशा ही तुम्हारे साइड में ही रहूंगा। ये भी सरप्राइज है कि इसके फादर सुरा को इसके होटल में छोड़ने आए हैं और वो सुरा की बात को मान भी चुके हैं। मी गोंजी से बात करने के बाद तांगसंग माउंटेन पे ट्रेनिंग के लिए नहीं जाता। आज ये थोड़ा इंजर भी है आज के फाइट को लेकर, तो ये रूम में जाता है रेस्ट करने के लिए। इधर मी गोंजी सोचती है सुरा इसके फादर को भी मना कर दिया, जो कि आम बात नहीं है, क्या कारण हो सकता है। इस टाइम पे इसका माइंड में आवाज आता है ये लड़का तुम्हारे लिए लॉयल रहेगा, ये हमेशा ही तुम्हारे साथ में रहेगा, तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। ये आवाज इसके फादर का है। इस टाइम पे मी गोंजी भी काफी डिफिकल्ट फीलिंग्स को फील करती है सुरा के बारे में। इधर तांगसंग रूम में इंटर करने के बाद ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। ये एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है और खुद को हील भी कर रहा है। आज का मैच काफी डिफिकल्ट था, जिसे कहा जाता था कि कोई भी इसे डिफीट नहीं कर सकता है, उसे आज तांगसंग ने डिफीट किया है। आज का बैटल के बाद इसने काफी थिंग्स को गेन किया है। तांगसंग के पास गोल्डन मैनमूथ डीमन का ब्लड भी है और साथ ही बीहीमथ डीमन का भी ब्लड है और ये कंफ्यूज है कि ये किसे एब्सॉर्ब करे। हालांकि इन दोनों का ब्लड लाइन में काफी थिंग्स कॉमन है, जैसे कि दोनों ही डिफेंस स्किल में काफी माहिर है और दोनों में वार टैम्बलिंग स्किल भी है। मगर क्या तांगसंग इन जैसे दो पावरफुल ब्लड लाइन को फ्यूज कर सकेगा? क्या इसका कल्टीवेशन उतना स्ट्रॉन्ग है अभी इसके लिए? अगर फ्यूजन में ज्यादा समय लग गया तो फिर ये कल के मैच को भी अटेंड नहीं कर सकेगा और ये काफी बुरी बात भी है। तांगसंग अभी सोचता है कि इसे वेट करना चाहिए, पहले इसे अपने येन एंड यांग पावर को हायर लेवल तक में कल्टीवेट कर लेना चाहिए, फिर ये फ्यूजन पे काम करेगा। एक बार जब येन एंड यांग पावर एक सर्टेन लेवल तक पे कल्टीवेट हो जाएगा, फिर उस टाइम पे इसके बॉडी में काफी एनर्जी भी एब्सॉर्ब हो सकेगा और उस टाइम पे तांगसंग इन दोनों ब्लड लाइन को भी फ्यूज कर सकेगा। इसे 9th ईयर पे भी जाना है, मगर ये जल्दबाजी करना नहीं चाहता। ये जानता है कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना ये काफी हार्ड वर्क का काम है। तांगसंग सोचता है जब ये सनफ्लावर बंदे से फाइट कर रहा था उस टाइम पे इसने उसका ब्लड को भी एब्सॉर्ब नहीं किया था। ये चिंता कर रहा था उस टाइम पे कि इसका येन यांग कल्टीवेशन इससे अनस्टेबल भी हो सकता है, मगर अब ये इसे रिग्रेट करता है कि उसे उस टाइम पे कर लेना चाहिए था। उसके ब्लड को भी यूज किया जा सकता था। प्रैक्टिस करते हुए अब मॉर्निंग हो जाता है और आज इसका टीम बैटल है, तो ये लेट भी नहीं होना चाहता। इसे जाकर मी गोंजी से भी मिलना है। जब ये ब्रेकफास्ट के लिए जाता है इसका टीम यहाँ पे वेट कर रहे होते हैं। इसका मेयर भी यहाँ पे है। चैंगजी कहती है ये काफी डिफिकल्ट होगा तुम्हारे लिए, मुझसे छुपा कर रखना, राइट? तांगसंग रिएक्ट नहीं करता। ये समझ जाता है कि ये क्या कहना चाहती है। ये कहती है तुम किस तरह के ब्लड लाइन को कैरी करते हो, तुम तो अब विंड वुल्फ के ब्लड लाइन को भी यूज नहीं करते फाइट में। अब तांगसंग कहता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एक्सप्लेन करना। मेयर कहते हैं मैंने इन सभी को कह दिया है, ये मैटर काफी सीक्रेट है, तो इन्हें से सीक्रेट ही रखना है। तांगसंग कहता है फिलहाल अगर कोई पूछे तो फिर एक ही बात कहना, मेरे पास 2 ब्लड लाइन है, जिम्पिंग चेंज और लाइगर ब्लड लाइन। दुबई कहता है तांगसंग मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम जिसके साथ भी रहते हो उसके ब्लड लाइन को तुम ले लेते हो। तांगसंग उसकी ओर देखता है और मन में सोचता है इसने तो सही गेस कर लिया। तांगसंग ब्रेकफास्ट खत्म कर और फ्रेंड से कहता है मुझे जाना होगा, लेकिन एक दिन जब मैं उतना स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा कि मैं तुम सबको प्रोटेक्ट कर सकूं, फिर मैं सभी थिंग्स को एक्सप्लेन करूंगा। वो भी कहता है तांगसंग चिंता मत करो, इन सबको लेकर हम अभी भी तुम पे ट्रस्ट करते हैं। तुम हम में सबसे छोटे हो, तो हम ये बात जानते हैं कि तुम काफी सीक्रेट्स को रखते हो, मगर हम उसके बारे में कभी भी जानना नहीं चाहते। तुम हमारे लिए एक ब्रदर और एक टीचर दोनों ही हो। तुम्हारे बिना ये टीम कुछ भी नहीं कर पाता और इस लेवल तक कभी भी नहीं आ पाता। दुबई कहता है मैं भी तुम्हारे इतना पावरफुल बनना चाहता हूँ, तुम अपने से ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर और स्पिरिट से फाइट कर सकते हो। इस पर तांगसंग कहता है तुम सबके पास जो एबिलिटीज है वो काफी अच्छा एबिलिटीज है, अगर तुम इसे पीक तक कल्टीवेट करो तो फिर तुम काफी पावरफुल भी बन सकते हो। ये सुनकर दुबई सोचता है जब से ये टियानन माउंटेन पे चढ़ने का ट्राई कर रहा है इसका लक पावर भी पहले से काफी अच्छा हो चुका है और ये धीरे धीरे भी स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। मेयर कहते हैं तुम सभी काफी लकी हो, जब मैं तुम्हारे एज में था मैं उस टाइम पे काफी वीक हुआ करता था, मगर तांगसंग से मिलने के बाद तुम सबका डेवलपमेंट भी काफी फास्ट हो रहा है। तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए और 9th ईयर के पीक तक चले जाना चाहिए। मेयर कहते हैं तांगसंग तुम्हारे कंपटीशन में रिजल्ट को देखकर ऑर्गेनाइजेशन भी अब तुम्हारे बारे में पता करने को कह रहे हैं और वो तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन में लेना चाहते हैं। लगता है कि शुरा को भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना होगा। हालांकि तांगसंग ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा ऑलरेडी है, मगर तांगसंग ने शुरा कैरेक्टर को क्रिएट किया और ये ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है। मेयर कहते हैं लेकिन मैंने अभी तुम्हारे बारे में सभी थिंग्स को सीक्रेट ही रखा है। इस पर तांगसंग ने थैंक्स कहता है। तांगसंग जानता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाता है कि ये कौन है फिर ये सीनियर पोस्ट जरूर हासिल कर लेगा और इसे उस टाइम पे काफी काम भी करना पड़ सकता है, लेकिन अभी ये उस तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए तैयार नहीं है और ये चाहता भी नहीं है। ये बात मेयर भी जानते हैं, इसलिए ये भी इसके सीक्रेट्स को किसी को पता लगने नहीं दे रहे हैं। चैंगजी अब तांगसंग को कहती है क्या तुम मुझे कल के जैसा फ्लाइंग करना सिखा सकते हो जैसा कि तुम कल फाइट में कर भी रहे थे? मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती फिर मैं उस तरह के अटैक को डॉज भी नहीं कर पाती। इस पर तांगसंग से कहता है ये फ्लाइंग स्किल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा फिजिकल पावर कितना है। तुम्हें अपने बॉडी को टेम्पर करना होगा, उसके लिए मैंने तुम्हें होली माउंटेन पे चढ़ने को कहा था, वहाँ पे बिग कैट भी जा रहा है। अगर तुम उसके साथ में मुझे देखो तो फिर मुझे तुम सुरा ही कहना, वो मेरे
मेरे रियल नाम को जानता नहीं है, चैंग-ज़ी कहती है। ये काफी मिस्टीरियस बनता जा रहा है दूसरों के सामने में। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।